गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आइए एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं हम लोग मूंगफली का रिमेनिंग पार्ट। उसमें पादप व्याधियां हम देख रहे थे और पादप व्याधियों में हमने कीट व्याधि देख ली और अब हम इसमें अन्य व्याधियों को देखेंगे। अन्य व्याधियों में मुख्य इंपॉर्टेंट है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, इसको सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा एक फंजाई है, इसके द्वारा ये फैलती है। इसमें पौधे की पत्तियों पर स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके उपचार के लिए हमारे को बाविस्टिन, फंगल डिजीज में मैंक्रोजैब, बाविस्टिन, जेनोजैब, थायरम, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। बाविस्टिन 0.1% और यह आपको लेना है वेललेट, ये 15 दिन के अंतराल में इसका उपयोग करके हम इस रोग का निवारण कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। सेकेंड है कॉलर डिजीज। कॉलर डिजीज यह रोग भी फंगल रोग है, फंगल डिजीज है। और ये रोग जो है पौधे में एक प्रकार का सड़न उत्पन्न करता है। इसके लिए एग्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है, पौधे में सड़न उत्पन्न करता है। एग्रोमाइसिन या बाविस्टिन 0.2%, बाविस्टिन 0.2% का उपयोग किया जाता है। 0.1 ही रखें, यहां 1 है। एग्रोमाइसिन या बाविस्टिन, और या फिर आप इसमें डाइथिन भी काम में ले सकते हैं। थर्ड डिजीज वो है मुरझान रोग। मुरझान रोग, मुरझान रोग यह फंगल डिजीज है। ये फ्यूजेरियम से या पक्सिनिया के द्वारा, ये इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इसमें पौधे की पत्तियां सूखकर मुरझाने लगती है। हम प्रतिरोधी किस्में काम में लें या फसल चक्र को अपनाएं तो इस रोग का निवारण हो सकता है। देन रस्ट रोग, यह भी फंगल रोग है, फंगल डिजीज।
और पक्षीनिया के द्वारा इसको भी फैलता है। ये पक्षीनिया इसका रोगजनक है और इसकी रोकथाम के लिए वाइटावैक्स 0.1% काम में लिया जाता है। अब इसकी कटाई एवं बढ़ाई। जब इसकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है मूंगफली की, तब इसकी कटाई की जाती है। पहले ऊपरी पार्ट है इसका, जो वायवी भाग है, इसको हटा दिया जाता है और फिर पानी को छिड़क कर जमीन को थोड़ा सा मृदा को नम बनाया जाता है। फिर इसकी खुदाई करके मूंगफली को निकाला जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर जो पोर्शन रहता है, यदि रहता है तो बाद में इसको सुखाते हैं। तो सुखाने में जो मूंगफली वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला जो फलीदार भाग है, उसको छाया में, और बाकी वाला जो बाहरी भाग है, इसके ऊपर वाला भाग जो था, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत पत्तियां यदि रह जाती है वगैरह है, उसको हम धूप में सुखाते हैं। सुखाने के बाद में इसकी हम मड़ाई करते हैं। ठीक है ना। तो कटाई लगभग 75% फलियां जब पक जाती है तब करते हैं। पत्तियां जब पीली पड़ जाती है तब इसकी खुदाई करते हैं। ओके। उपज, उत्पादन, विस्तारित, अर्धविस्तारित या गुच्छे वाली किस्में हैं तो उसमें 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको उत्पादन मिलता है। सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। सिंचित क्षेत्रों में ये 20 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। और पशु चारा जो वायु विभाग इसका काटा जाता है, जो काम नहीं आता है, पशु चारा यानी कि वायु विभाग, इस वायु विभाग से पशु चारा हमारे को मिलता है वो 30 से 35 क्विंटल। ये आ गया आपका मूंगफली से। मूंगफली से पूपिंग मैंने बताया था कि इसको खींच करके नीचे जो इसका कार्पोफोर है उसको जमीन में धंसा दिया जाता है, जिससे इसमें फलन शुरू होता है। अब आपकी एक और फसल जिसको काम में ले रहे हैं अपन पढ़ने के, वो है सोयाबीन। वेरी इंपॉर्टेंट वानस्पतिक नाम इसका ग्लाइसिन ग्लेब्रा, ग्लाइसिन सोजा, ग्लाइसिन मैक्स, ये इसके बॉटनिकल नाम है। कुल का नाम इसका लेग्यूमिनोसी या इसको फेबेसी जो वर्तमान नाम है इससे जानते हैं। उत्पत्ति केंद्र इसका ईस्ट चाइना, पूर्वी चाइना। सामान्य जानकारी इसकी, ये दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार की फसलों में इसकी गिनती होती है। ये से दालें बनती है, इससे सोयाबीन का तेल भी बनता है। इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स यानी कि वसाएं, इसमें प्रोटीन, मिनरल्स का प्रोटीन 40 से 43%, वसाएं 17 से 19%, और इसमें मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स 13 से 15% पाया जाता है। यह दाल के रूप में काम आता है, सोया तेल के रूप में काम में लिया जाता है, सोया बड़ी के रूप में काम में लिया जाता है, सोया के पापड़ भी बनते हैं। ये आयुर्वेदिक दवाइयों में भी काम आता है और इसको हम
दलहनी एज वेल एज तिलहनी फसल के रूप में काम में लेते हैं। खेत की तैयारी, ये खेत की तैयारी में आपको क्या क्या देखना है। एक मृदा का प्रकार, फिर मृदा का पीएच, औसत वार्षिक वर्षा, तापमान, हल्की दोमट मृदा या काली दोमट मृदा जिसका पीएच 6.5 से 8.5 हो, इसमें मिट्टी पलटने वाले हल से या हैरो से या कल्टीवेटर से इसकी जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद में इसके ढेले वगैरह तोड़ करके मिट्टी को समतल किया जाता है। वार्षिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र जिसमें 65 से लेकर के 110 या 125 mm तक वार्षिक वर्षा हो, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। इसका तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे इसकी आसानी से ये इसका तापमान जो होता है वो अंकुरण के लिए 15 से 30, बीज अंकुरण के लिए, और अन्य तापमान जो है फलन के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। उन्नतशील किस्मों में हमने जो काम में लेना है वो प्रतिष्ठा, गौरव, प्रताप सोया 2, प्रताप सोया 1, प्रताप सोया 3 और अहिल्या 4, ये उन्नतशील किस्में हैं। बीज और बीजोपचार, इसमें बीज दर और बीज उपचार। फिर हम बुआई देखते हैं। तो छोटे दाना के लिए हमारे को बीज लेना है प्रति हेक्टर 70 से 90 केजी, बड़े दाने के लिए भी 70 से 90 केजी, मध्यम आकार के दाना है उसके लिए थोड़ा बीज की मात्रा कम लेते हैं, 45 से बीच में 70 के बीच में लेते हैं। और बीज को लेने से पहले थायरम या कैप्टन या कार्बेंडिज्म 2% से इसका उपचार करते हैं और राइजोबियम कल्चर भी किया जाता है। बुआई का समय जैसे असिंचित क्षेत्रों में और सिंचित क्षेत्रों में तो वहां पे इसका बुआई का समय 15 जून से 15 जुलाई है, और वरना मानसून के स्टार्ट होते ही इसकी बुआई आप शुरू कर सकते हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको रखनी है 10 से 15 सेंटीमीटर, कतार से कतार के बीच की दूरी रखनी है आपको 30 से 40 सेंटीमीटर। और बुआई के समय जो बुआई में बीज की गहराई होती है वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 4 से 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हम खाद और बीज क्या लेते हैं वो देख लीजिए। खाद और उर्वरक, खाद और बीज नहीं, खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक में नाइट्रोजन हमारे को लेनी है 45 केजी, पोटास 150 केजी, पोटेशियम 70 केजी, और आवश्यकता पड़ने पर आप मिट्टी की जांच करवाएं। जिंक सल्फेट को भी आप काम में ले सकते हैं। जिंक, जस्ते की यदि कमी है तो आप इसमें जिंक भी काम में ले सकते हैं। कैसे पता पड़ेगा कि बुआई के बाद यदि इसमें ग्रंथियां जड़ों में नहीं बनने लगती है तब आप जिंक सल्फेट का समझ लीजिए कि काम में लेना है। मृदा का परीक्षण करके आप इसमें बोरॉन उर्वरक भी डाल सकते हैं, बोरॉन फर्टिलाइजर भी डाला जा सकता है। सिंचाई, 1 से 2 सिंचाइयां की जाती है और 8 से 12 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई रखी जाती है। इसके अलावा जो भी इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, क्रांतिक अवस्थाएं को ध्यान में रख के, यानी कि पुष्पन और दाने आने के समय या दानों में दूध आने के समय, इसमें सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई आपको ज्यादा नहीं करनी है, इसमें 1 से 2 सिंचाइयों से काम आपका चल जाता है। ठीक है।
खरपतवार उन्मूलन, निराई गुड़ाई करें आप। सामान्य सी जानकारियां हैं। पहली निराई गुड़ाई, पहली निराई गुड़ाई बुआई के 1 माह बाद की जाती है। अवांछित फसल इसमें से हटा दी जाती है। और यदि किसी प्रकार से पौधे से पौधे के बीच की दूरी या कतार से कतार के बीच की दूरी में हमारा जो अवेन्यू है वो चेंज हुआ है, या उसके बीच में कोई और पौधा आया है जो वांछित है, तो उसको भी हमारे को उखाड़ना है। सामान्यतः ये हम लोग यांत्रिक विधि से इसको हटा देते हैं। पौध संरक्षण यानी पादप व्याधियां किस प्रकार की इसमें आती है उसको देख लेते हैं। पादप व्याधियां, पौध संरक्षण। पादप व्याधियां यानी पौध संरक्षण। इसमें कीट व्याधि सबसे पहले देखते हैं हम, और इसमें तना छेदक रोग, यह कीट के लार्वा या उसके वयस्क द्वारा पत्तियों को ये कुतर देते हैं, जिससे पौधा कमजोर पड़ जाता है और उसके अंदर छेद करके अंदर घुस जाते हैं, है ना। और ये इसको नुकसान पर, इसके लिए आप क्विनोलफास 500 से 700 ml, क्विनोलफास 500 से 700 ml का छिड़काव करना चाहिए। हरा तेला या जैसिड रोग, हरा तेला या जैसिड रोग, इस रोग में के अंतर्गत पत्तियां और फलियां कमजोर हो जाती है, और इसकी रोकथाम के लिए डाइमिथाइट 25 EC, 20 EC या 25 cc 400 से 600 ml 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करते हैं। ये हरा जैसा या तेला के लिए है। आप चाहें, यदि ये ठीक नहीं लगे, इसका रोकथाम नहीं हो, तो 15 से 20 दिन के बाद में इसका पुनः छिड़काव भी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर 1 माह के बाद इसमें एंडोसल्फान 35 EC, एंडोसल्फान 35 EC दवा 1 लीटर पानी में घोलकर भी काम में ली जा सकती है। डाइमिथाइट लें आप 25 EC 400 से 600 ml 1 लीटर पानी में घोल करके, या एंडोसल्फान लें 35 EC 1 लीटर पानी में घोल करके दें। और यदि आप इसका रोग नहीं जाए तो इसका मैंने कहा है आपको वापस पुनरावर्तन करना है 15 से 20 दिन बाद। और डाई एंडोसल्फान को काम में लेने के बाद में यदि आपको इसका भी हरे तेले का प्रभाव बना रहता है, तो 1 से 1.5 माह के बाद में आप इसका वापस प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 रोग कीट व्याधियों से संबंधित हैं। अन्य रोग, इसमें फंगल रोग, बैक्टीरियल रोग, जो कुछ भी है उसको अन्य रोगों में लेते हैं हम लोग, है ना। ओके। कीट व्याधियां अन्य रोगों में छाछिया रोग, पत्ती गलन रोग, छाछिया रोग,
छाछिया रोग, या आप एक प्रकार का मिल्ड्यू रोग है, मिल्ड्यू रोग। इसमें पत्तियों की ऊपरी सतह पर जो सफेद चूर्णित सेंती बन जाती है, और सफेद चूर्णित सेंती बन जाने से पत्तियां कमजोर पड़ जाती है, पौधा भी कमजोर पड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको गंधक का प्रयोग करना है, हाइड्रोजन H2SO4, है ना, या फेरस सल्फेट का प्रयोग करना है। पत्ती गलन रोग दूसरा, पत्ती गलन रोग, इसमें पत्तियां जो होती है ये मुरझा जाती है, और यह रोग भी कवक जनित है। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंक्रोजैब 2 ग्राम दवा का आपको छिड़काव करना है, या थायोफेनेट मिथाइल इसका भी छिड़काव किया जा सकता है। थर्ड रोग है वो है जड़ गलन रोग। जड़ गलन रोग, इसमें जड़ें जो है ये कमजोर हो जाती है, ये जड़ों में रोग फैलता है, जड़ें कमजोर हो जाती है, और इसमें पौधा जो है नीचे की ओर झुक जाता है। और इसकी रोकथाम के लिए आपको ट्राइकोडर्मा 6 से 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेना चाहिए, या स्टेप्टोसाइक्लिन दवा को काम में ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, स्टेप्टोसाइक्लिन, कॉपर ऑक्सीड क्लोराइड, मैंने बोला ट्राइकोडर्मा आप लें 610 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप जीवाणु अंगमारी रोग है, जीवाणु अंगमारी रोग, यह भी जड़ गलन का ही एक भाग है, तब आपको स्टेप्टोसाइक्लिन काम में लेना है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को काम में लेना है। कटाई एवं मड़ाई, कटाई एवं मड़ाई, जब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाए और फलियां तड़कने की स्थिति तक पहुंच जाए, यानी सूख जाए, फलियां सूख जाए, इसकी भूरी हो जाए, तब इसकी कटाई की जाती है, कटाई एवं मड़ाई। और फिर इसको सुखा करके और डंडों की सहायता से या थ्रेसर की सहायता से इसमें दाने अलगाए जाते हैं। और यह जब 13 से लेकर के 15% तक नमी का प्रतिशत रह जाए, तब इसमें दाने अलगाने की क्रिया करते हैं। उत्पादन आपका असिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में उत्पादन या उपज, असिंचित क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में, असिंचित क्षेत्र में 10 से 15 क्विंटल और सिंचित क्षेत्र में 15 से 30 क्विंटल, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर और 15 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। और असिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के बाद में चारा 30 से 35
क्विंटल प्रति हेक्टर आपको प्राप्त होता है। तो ये सोयाबीन के बारे में मैंने आपको बताना था, वो मैंने आपको बताया। इससे पहले कुछ पोर्शन आपका उसका रह गया था मूंगफली का, वो भी मैंने आपको बताया। उस मूंगफली में मैंने आपको बताया था कि जो डिजीज वाला पोर्शन रहा था उसमें कल हमने वो डिजीज कर ली थी, कीट डिजीज कर ली थी, और आज मैंने आपको अन्य प्रकार की डिजीज जो थी वो कॉलर डिजीज, टिक्का डिजीज और गलन डिजीज ये सब बताई। उसके बाद में इसकी मैंने कटाई मुड़ाई मूंगफली की बताई, उसको कैसे सुखाया जाता है वो भी बताया मैंने आपको, और प्रति हेक्टर अलग अलग किस्मों में किस प्रकार से उत्पादन होता है। फिर सोयाबीन के बारे में मैंने बताया आपको। सोयाबीन की मुख्य 3 किस्में जो है वो ग्लाइसिन ग्लैब्रा, ग्लाइसिन सोजा, ग्लाइसिन मैक्स ये बताया, और ये पूर्वी चाइना का इसका ओरिजिन है, और ये हमारे यहाँ पे भारत में भी बहुत अच्छी तरह से मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। सोयाबीन तेल आप लोग अभी बहुत काम में ले रहे हो सोया, और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह खूब होती है, इसलिए ये दलहनी और तलहनी दोनों के रूप में काम में ली जाती है। इसका सोया बड़ी वगैरह भी काम में लेते हैं, तो ये आयुर्वेदिक और मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग होता है। काली मिट्टी में या दोमट जो मिट्टी है उसके अंदर 2-3 जुताइयाँ करके इसकी आप खेती ले सकते हैं, और ऐसी pH जो 6.5 से 8.5 वाली है इसमें युक्ति है, और ऐसी क्षेत्र जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 65 से 110 या 115 होती है वहाँ युक्ति है। अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान, और फलन के लिए 30 से 35 फलन का तापमान होना चाहिए, तब ये पकती है। मैंने बताया आपको इसकी किस्में बताई थी, जया प्रताप 1, 2, 3, फिर मैंने आपको गौरव बताई, है ना। उसके बाद में इसको कैसे बुआई करते हैं, मानसून होता है तो तुरंत इसकी करते हैं, नहीं तो जून और जुलाई में इसकी की जाती है। पौधे से पौधा मैंने बताया 10 से 15, और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, गहराई इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर मैंने आपको बताया ये खाद उर्वरक, नाइट्रोजन 45, फास्फोरस 150 kg, पोटास 70 kg। यदि ग्रंथियाँ नहीं बनती है, जड़ ग्रंथियाँ, तो बोरॉन फर्टिलाइजर काम में लेते हैं या जिंक सल्फेट लेते हैं। सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं को देख करके इसमें सिंचाई की जाती है। पुष्पन के समय, दाने आने के समय, दानों में दूध आने के समय, अन्यथा 1-2 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त है, और 8 से 10 दिन के अंतराल में इसमें सिंचाई की जाती है। पहली निराई गुड़ाई 1 महीने के बाद की जाती है। इसमें अवांछित और वांछित दोनों प्रकार की किस्मों को ध्यान में रखते हुए इसका निदान किया जाता है। और उसके बाद में मैंने आपको रोग बताए, हरा तेला या जैसिड रोग और तना छेदक रोग। फिर मैंने आपको कुछ अन्य रोग भी बताए। इसमें मैंने छाछिया रोग बताया, छाछिया रोग के बाद मैंने पत्ती गलन रोग बताया, और जड़ गलन रोग बताया, और उसके बाद में एक रोग मैंने और बताया, वो था स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जीवाणु अंगमारी रोग। ये तीनों रोग जो थे वो कवक से थे, एक जीवाणु अंगमारी रोग है वो अलग था। फिर इसकी कटाई मड़ाई बताई मैंने आपको। पत्तियां पीली पड़ जाए या इसके अंदर यदि फलियां हैं ये तड़कने की स्थिति में आ जाए, पक जाए पूरी तरह, जब इसमें नमी 13 से 15% के आसपास रह जाए, तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए, और थ्रेसर से या डंडों से इसकी मड़ाई करके दाने को अलगाते हैं। और उत्पादन इसमें असिंचित क्षेत्रों में 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर, सिंचित क्षेत्रों में से 15 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर, और चारा है ये 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। तो ये मैंने वापस आपको रिपीट किया। जिन लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया है, बराबर सुना नहीं है, या कुछ पीछे रह गए थे, या मैंने बताने में कुछ मेरे से भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो मैंने वापस बोला, आपको वापस रिपीट किया, रिकैप किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। वी हैव कंप्लीटेड 2 ऑयल क्रॉप्स, 1 इज ग्राउंडनट, 2nd इज सोयाबीन। नेक्स्ट टर्न हम इसके तिल वगैरह को लेंगे, तो आप इसको देख लीजिए बराबर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर